जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं नीतीश सोनी आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, क्या हालचाल है आप सभी का। आशा करता हूं सभी का जीवन कुशल मंगल होगा और सब लोग अच्छे रूप से तैयारी कर रहे होंगे। सभी लोग जानते हैं कि जो UPSSC वीडियो का री एग्ज़ाम है उसकी एक अनुमानित तिथि आ गई है जो 18 जून को बताई जा रही है। तो बच्चों, जो भी बच्चा 2018 में UPSSC वीडियो का एग्जाम दिया था, जिसके पास CCC था, वो लोग कमर कस लें क्योंकि डेट आ गई है और निश्चित रूप से अब आयोग उसका परीक्षा पूर्ण रूप से संपन्न करा लेगा। तो बच्चों, किस्मत ने दरवाजा इस बार फिर आपके घर में दस्तक दिया है, तो उसको नेग्लेक्ट मत करिएगा, उसकी तैयारी अच्छे रूप से करिएगा। तो बच्चों, आप लोग ये भी अच्छे से जानते हैं कि UPSSC वीडियो का सिलेबस क्या है। पिछली बार 2018 के में जो UPSSC वीडियो की परीक्षा हुई थी उसमें कुल 150 प्रश्न आए थे और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का था, यानी 150 क्वेश्चन और पूर्णांक आपका कितना था, 300 का था और आपको टाइम मिला था 120 मिनट, मतलब 2 घंटे। मतलब 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन हल करने थे। पेपर ऑफलाइन था बच्चों और उसमें 50 क्वेश्चन जो थे वो GS के आए थे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आए थे और 50 क्वेश्चन हिंदी के आए थे। अच्छा बच्चों, जिसने 2018 की परीक्षा वीडियो की दी थी वो भली भांति जानते हैं कि पेपर इतना आसान नहीं आया था। रीजनिंग बहुत ही अच्छे लेवल की आई थी, मतलब जिसमें बड़े से बड़े लेवल के क्वेश्चन देखे गए हैं। मतलब आप लोग जो समझ रहे हैं कि परीक्षा इस बार आसान होगी और प्रक्रिया आसान होगी, बहुत जल्दी से वैकेंसी ले लेंगे, बच्चों बिना मेहनत के सिलेक्शन होने वाला नहीं है। और ये भी आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सिंगल परीक्षा है, उसके बाद आपका और कोई प्रक्रिया नहीं है। सिंगल परीक्षा है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो बच्चों, कमर कस लीजिए, समय आ गया है, मेहनत करना शुरू कर दीजिए। मुश्किल से आज से 50 से 55 दिन आपके पास शेष है। मतलब ये है, आप लोगों को जितना भी कितने भी आपके पास नोट्स हैं, तैयारी हैं, जिससे भी आप YouTube में पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, बैठ जाइए कलम कॉपी लेके। हिंदी, रीजनिंग, GS की ही कहानी है। जितना भी अधिक से अधिक आप मेहनत कर पाए कर लीजिए। समय आ गया है, सिलेक्शन होना तय है। निकाय चुनाव होने वाले हैं, 13 मई के बाद आचार संहिता हट जाएगी। उसके निश्चित 1 से 2 दिन बाद आपकी ऑफिशियल साइट पे डेट आ जाएगी। डेट आने के बाद परीक्षा 18 जून या 15 जून से 15 जुलाई के किसी भी संडे सैटरडे में संपन्न करा लेगा आयोग। तो बच्चों, डेट आने का इंतजार मत कीजिए, बस इतनी बात आप जान लीजिए, पेपर अब UPSSC आयोग निश्चित रूप से इसको संपन्न करा लेगा। तो बच्चों, ये तो रही आपकी वैकेंसी की बात। आज की जो क्लास है, हम हिंदी की क्लास लेके आए हैं। ठीक, बच्चे बहुत दिन से डिमांड कर रहे थे कि सर जी आपने संधि और वर्णमाला बहुत अच्छे रूप से पढ़ाया है, समझ में भी आ गया है, और जो भी आप बच्चों की दिक्कतें हो रही थी वो धीमे धीमे दिक्कतें दूर हो रही थी उस चैप्टर के रिलेटेड क्वेश्चन से। तो बच्चों ने डिमांड किया था कि सर जी इसी हिंदी की क्लास को और आगे बढ़ाइए, और हमने भी उनकी डिमांड का पालन किया और ये भी देखा कि UPSSC में हिंदी के अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो उसी को देखते हुए जो जितनी भी अब क्लासें होने वाली है UPSSC वीडियो के प्रश्न पत्र के अकॉर्डिंग पेपर क्लासें होंगी। तो बच्चों, जो आज का चैप्टर है बहुत ही सुंदर सा चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है, पर बच्चों को कंफ्यूजन इसमें भी बहुत ज्यादा रहती है कि तो चैप्टर का नाम है बच्चों समास। कॉपी कलम उठा लीजिए, जो जो पॉइंट हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, एक एक पॉइंट आपके पेपर के लिए अति आवश्यक साबित होगा। यदि अभी समझ नहीं आ रहा है तो यही वीडियो आप दोबारा रिप्ले करिएगा एग्जाम पेपर देने के बाद, एग्जाम देने के बाद, और देख लीजिएगा कि जितना हमने पढ़ाया है अगर उससे एक भी प्रश्न उससे बाहर आ जाए तब आप कहिएगा सर जी आपने पढ़ाया है, इससे क्वेश्चन फंसा नहीं। ठीक है, तो इसलिए कॉपी कलम उठा लीजिए, बस थोड़ा सा विश्वास रखिए। एग्जाम होने के बाद आपका विश्वास और निखर जाएगा और कहेंगे कि हाँ भाई जो सर जी ने पढ़ाया था वो सही समझ में आया और क्वेश्चन एग्जाम में मिले। तो कॉपी कलम उठा लीजिए और आज चैप्टर शुरू करते हैं समास। चलिए, इससे पहले वाली वीडियो में आपने अच्छे रूप से देखा कि संधि क्या होता है। अच्छा, संधि और समास में एक समान होता है, समझिएगा। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, संधि में भी मेल होता है और समास में भी मेल होता है।
बस थोड़ा सा अंतर ये है, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, मतलब स्वर स्वर का मेल होगा, व्यंजन व्यंजन का मेल होगा, स्वर या व्यंजन का मेल होगा। जब दो वर्ण मिलके आपस में दो वर्ण मिलके एक नया वर्ण का निर्माण करते हैं, इसी को हम लोग कहते थे संधि। उसी प्रकार समास में दो शब्दों का मेल होता है। जब दो शब्द मिलके आपस में एक नए शब्द का निर्माण करेंगे तब हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, इसको कहेंगे समास कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। एक क्वेश्चन और एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, जब एक शब्द को तोड़ते हैं और जब शब्द टूटते हैं और जब दो अलग अलग वर्ण में टूट जाएंगे, संधि को तोड़ेंगे तो संधि का विच्छेद होता है, और जब समास को तोड़ेंगे तो समास का विग्रह होता है। फिर नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा, संधि को तोड़ेंगे तो संधि का विच्छेद होगा और समास को तोड़ेंगे तो समास का विग्रह होगा। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। तो हम इसी रूप से परिभाषा बोल सकते हैं, जब दो शब्द या दो शब्द से अधिक शब्द आपस में मिलते हैं और जब एक नया शब्द का निर्माण होता है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई है। कुछ समास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द है जो आपके सामने यहां पे बोर्ड पे लिखे हैं, क्योंकि अक्सर आप किताब पढ़ते होंगे या यूट्यूब चैनल में किसी टीचर से पढ़ते होंगे, वो शब्दों का यूज करता है पर आप लोग अच्छे से उसको क्लियर नहीं कर पाते हैं। उन शब्दों को हमने इसको जरा क्लासिफाइज किया है और उसको समझिए कि हम उस शब्दों का मतलब क्या होता है। अपने लैंग्वेज में समझेंगे तो चैप्टर बड़ा अच्छे से इजी क्लियर हो जाएगा। पहला शब्द है समासिक शब्द, या कहीं कहीं लिख के आता है समासिक या समस्त पद लिख के आता है। समासिक शब्द लिख के आता है या समस्त पद लिख के आता है। जो ये समासिक शब्द या समस्त पद लिख के आता है, इसका मतलब होता है समास विधि से बना नया शब्द। समास विधि से बना नया शब्द, जैसे हम बता दें आपको, जैसे हमने बोल दिया त्रिनेत्र, त्रि शब्द जुड़ा, नेत्र शब्द जुड़ा, दोनों शब्दों के योग से एक समासिक शब्द बना या समासिक पद बना, इसी को हम लोग कहते हैं समासिक शब्द या पद। और क्या बना, त्रि प्लस नेत्र बराबर त्रिनेत्र। इतनी बात समझ में आ गई। यह था पहला शब्द। दूसरा शब्द है समास विग्रह। दूसरा शब्द लिख के आता है किताबों में कि समास विग्रह। समास विग्रह क्या होता है, समस्त पद का विस्तृत रूप। जब कोई शब्द जो बना है उसी का आप विग्रह करोगे, जब उसी शब्द को तोड़ोगे, जो विस्तृत रूप होगा, जो विस्तृत रूप होगा टूट के जो बनेगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह। अभी हमने बताया है संधि को जब तोड़ेंगे तो संधि का विच्छेद होगा, जब समास को तोड़ेंगे तो समास का जब विस्तृत रूप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास विग्रह कहते हैं। इतनी बात ओके है। तीसरा शब्द है पद। पद दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है उत्तर पद, दूसरा होता है पूर्व पद। बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उत्तर पद पहला होता है या पूर्व पद पहला होता है। बच्चा क्लियर ही हो रहा है, पूर्व पद। पूर्व पद मतलब समास में हमने क्या बताया, दो शब्द का मेल होता है, मतलब दो पदों का मेल होता है। जो पहला पद होता है उसको कहते हैं पूर्व पद, और जो दूसरा पद होता है उसको कहते हैं उत्तर पद। दो पद होते हैं, पहला पद कहलाता है, पहला शब्द कहलाता है पूर्व पद, और दूसरा क्या कहलाता है, उत्तर पद कहलाता है। तो प्रश्न आ सकता है कि समास में पदों की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बता सकते हैं पदों की संख्या दो होती है। पहला पद जो होता है पूर्व पद होता है, दूसरा पद जो होता है वो होता है उत्तर पद। फिर एक शब्द आता है पदों की प्रधानता, प्रधान है, अप्रधान है या गौड़ है। प्रधान का मतलब होता है जिस पद पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर हो। जिस पद पर समासिक शब्द का अर्थ निर्भर होता है वो होता है प्रधान। प्रधान मतलब होता है मेन पद होता है, ठीक है, जिसमें से इसमें पूरा समास निर्भर होता है, तत्पर होता है, उसी को कहते हैं प्रधान पद। और दूसरा कहते हैं अप्रधान पद या गौड़ पद, जिस शब्द पर समासिक शब्द में ज्यादा अर्थ निर्भर नहीं होता, कम अर्थ निर्भर होता है, उसको कहते हैं अप्रधान पद और गौड़ पद। उम्मीद करते हैं जितने भी शब्द की कंफ्यूजन आपके अंदर थी वो शब्दों की कंफ्यूजन दूर हो चुकी होगी। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है वो लिख सकता है इस चीज को। क्लास को आगे बढ़ाते हैं और सबसे कंफ्यूजिंग वाला चीज आपके सामने लाते हैं, जो बच्चों के अंदर बहुत डाउट रहता है। कई बार लोग मैसेज करके पूछते हैं कि सर जी समास के कितने भेद होते हैं। कई लोकल जो किताब होती है, कई जो बताते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं,
पर भाई इतनी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, समास के प्रधान रूप से टोटल 4 ही भेद माने गए हैं। 4 भेद माने गए हैं। पहला भेद होता है अव्ययी भाव समास, दूसरा भेद होता है तत्पुरुष समास, तीसरा भेद होता है द्वंद्व समास और चौथा भेद होता है बहुव्रीहि समास। देखिए, अव्यय भाव समास, दूसरा होता है तत्पुरुष समास, तीसरा होता है द्वंद्व समास और चौथा होता है बहुव्रीहि समास। तो बच्चों अगर एग्जाम में आ जाए कि समास के टोटल कितने भेद होते हैं तो आप लोग कितने बताएंगे? 4 भेद होते हैं। पर बच्चा अभी भी कंफ्यूजन में है कि सर जी जो 6 भेद होते हैं हम लोग तो समास 6 पढ़ते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल सही पढ़ते हैं, आप गलत नहीं पढ़ते हैं। 4 भेद होते हैं, पर तत्पुरुष समास के प्रायः 2 उपभेद और होते हैं। 2 उपभेद और होते हैं। किसके होते हैं? तत्पुरुष समास के होते हैं। मतलब तत्पुरुष समास का ही वो पार्ट होता है। पहला होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। बात समझ में आ गई? इसी प्रकार कुल आपके कितने भेद हो जाते हैं? 6 भेद हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? फिर देखिएगा, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये तो आपके हो गए 4 प्रमुख भेद हो गए। तत्पुरुष समास के 2 और भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्मधारय समास और द्विगु समास। कुल मिला के 6 भेद हो गए। पूछा जाए कि समास के कुल कितने भेद होते हैं या मुख्यतः कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 2 और उपभेद होते हैं। ऐसे मिलाकर हम लोग कितने समासों को पढ़ते हैं? 6 समासों को पढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सबको अच्छे से बात समझ में आ रहेगी। बस कॉपी पेन उठा के लिखते चले जाइएगा। समास के अगर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में छप गया तो गारंटी है इस क्लास से बाहर नहीं जाएगा। इतना विश्वास रखिएगा कि इस क्लास को आपने अगर अंत तक की देख लिया है तो किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हैं और हिंदी का क्वेश्चन आ रहा है, समाज से क्वेश्चन आ गया है, तो इस क्लास से बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, नहीं जाने वाला है। चलिए ठीक, हमने आपको समासों का वर्गीकरण बता दिया, कितने समास होते हैं। अब एक एक करके पढ़ेंगे कि समास कौन कौन से क्या होते हैं। चलिए पहले नोट करिएगा अव्यय भाव समास। नोट करिए कॉपी कलम उठा के, अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में देखिएगा, अच्छा उससे पहले अगर देख ले तो क्वेश्चन कभी कभी ये भी आते हैं पदों की प्रधानता से, मतलब किस समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, पहले हमने बताया था अव्यय भाव समास। अव्यय भाव समास में प्रथम पद प्रधान होता है, मतलब पूर्व पद प्रधान होता है। फिर आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है, मतलब द्वितीय पद प्रधान होता है। जब तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है तो तत्पुरुष समास के जो प्रायः 2 भेद होते हैं उनमें भी उत्तर पद ही प्रधान होगा। ये बात समझने वाली है। तो तत्पुरुष समास में द्वितीय पद मतलब उत्तर पद प्रधान है। तो तत्पुरुष समास के जो भेद होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, मतलब कर्मधारय समास और द्विगु समास में भी उत्तर पद यानी द्वितीय पद की प्रधानता होगी। ओके, अगला जो तीसरा भेद होता है वो होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, मतलब पूर्व पद भी प्रधान होता है और उत्तर पद भी प्रधान होता है। बहुव्रीहि समास, चौथा समास होता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, यानी किसी पद की प्रधानता नहीं होती है। तो बच्चों इतनी बात समझ में आ गई है। अगर पदों की प्रधानता से क्वेश्चन आ जाए तो फिर से सुन लीजिएगा कि अव्यय भाव समास में प्रथम पद मतलब पूर्व पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास में उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। तत्पुरुष समास के जो 2 भेद होते हैं कर्मधारय समास और द्विगु समास, मतलब इन दोनों समास में उत्तर पद यानी द्वितीय पद प्रधान होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और बहुव्रीहि समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। तो पदों की प्रधानता से अगर क्वेश्चन आ जाए तो अब गलत मत करिएगा। इतनी बात ओके हो गई। तो पहला भेद डाल दीजिएगा अब अव्यय भाव समास। नाम से ही क्लियर हो रहा है। पहला देखिएगा, पहला क्या लिखा है? अव्यय।
अच्छा, बच्चों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर जी अव्यय भाव समास के हम उदाहरण पकड़ नहीं पाते हैं, पकड़ तो लेते हैं पर क्लियर नहीं कर पाते हैं कि इसमें कि पहला पद कैसे प्रदान हो गया है। मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा। अव्यय का मतलब क्या होता है? अच्छा, अव्यय का मतलब होता है, जैसे आपने शब्द पढ़ा होगा, शब्द में होते हैं एक विकारी शब्द होते हैं, एक अविकारी शब्द होते हैं। विकारी शब्द का मतलब होता है जिस शब्द के में विकार पॉसिबल हो, चेंजमेंट पॉसिबल हो, मतलब बदलाव किया जा सकता हो। जिस शब्द में काल की दृष्टि से, क्रिया की दृष्टि से, लिंग की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, काल, क्रिया, लिंग, वचन, कारक की दृष्टि से बदलाव संभव है, वो होते हैं विकारी शब्द। जैसे लड़का, उसका लिंग बदलेंगे तो होगी लड़की, वचन बदलेंगे तो हो जाएंगे लड़के होंगे, तो लड़का है, ये विकारी शब्द है। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें बदलाव संभव नहीं है, जो जहां यूज करते हैं वो हर जगह वैसे ही यूज करते हैं। जैसे यथा, धीरे धीरे, कुछ, क्यों, कब, कैसे, ये सब कैसे हैं? आपके अविकारी शब्द हैं। मतलब ये शब्द हर लिंग वचन कारक में सेम यूज होंगे, इनका बदलाव नहीं होता है, इन्हीं लिए इनको क्या कहते हैं? अविकारी शब्द कहते हैं। और बच्चों, अविकारी शब्द को ही हम लोग क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। अविकारी शब्द को ही क्या कहते हैं? अव्यय कहते हैं। ठीक है, अव्यय कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अव्यय भाव समास में जो पहला पद होता है वो अव्यय होता है। पहचानने का एक सबसे बेस्ट तरीका आपको बता दिया कि अव्यय भाव समास में दो पदों में जो पूर्व पद जो प्रधान होता है वो हमेशा अव्यय होगा। इतनी बात याद रख लीजिएगा। अव्यय मतलब जिसका चेंजमेंट, बदलाव, विकार कहीं भी संभव नहीं है, जो जैसा होता है वो वैसे ही यूज होगा। जैसे आपको बता दिया भर पेट, शब्द आया भर पेट, तो पहला शब्द जो है भर है और दूसरा है पेट। अच्छा, जो दूसरा शब्द होगा वो हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होगा, मेनली संज्ञा होगा। जैसे भर पेट बता दिया है, पहला शब्द आपका अव्यय है और दूसरा शब्द आपका संज्ञा है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो पहला पद प्रधान होता है, मतलब जैसे भर पेट, इसका अगर हम समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? पेट भरकर होगा। अगला शब्द देखिएगा, जैसे यथाशक्ति। यथाशक्ति, यथा है आपका अव्यय शब्द, इसका कहीं बदलाव नहीं होता है। जैसे यथाक्रम, यथाशक्ति, ये सब शब्द हैं, यथा में कहीं बदलाव नहीं होता, इसलिए अव्यय है। अगर यथाशक्ति का अगर हम समास विग्रह करेंगे, यथाशक्ति मतलब शक्ति के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार। और शब्द आपके सामने है, जरा उसको देखिएगा। और शब्द देखिएगा, जैसे मेनली जो शब्द एग्जाम में पूछे गए हैं, प्रतिदिन। प्रति है आपका कैसा शब्द? अव्यय शब्द है। और दिन कैसी है? संज्ञा है। तो पहला शब्द आपका प्रधान है, ज्यादा इसमें निर्भर है पूरा समास है, इसलिए अव्यय भाव समास। पहला शब्द अव्यय है मतलब अविकारी शब्द है। प्रतिदिन, दिन और दिन। ठीक है, जैसे अगला शब्द आ गया है कि समक्ष, अक्ष के प्रति। दूसरा है प्रत्येक, एक एक के प्रति। और है भरपेट हो गया है। बेशर्म, बे भी आपका कैसा शब्द है? यथा शब्द है, बिना शर्म के। और अगला शब्द है जैसे बेकाम, बिना काम के। ऐसे जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं या क्वेश्चन पूछने की संभावना है वो सारे के सारे यहां आपके सामने हैं। इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए कॉपी में। ठीक है, तो अभी हमने बताया जैसे अव्यय भाव समास में पहला शब्द जो होता है वो अव्यय होता है, मतलब उसमें जो विकार संभव नहीं होता है, बदलाव नहीं होता है, वही आपका अव्यय भाव समास होता है। चलो बच्चों, दूसरा शब्द देखते हैं, मतलब दूसरा भेद देखते हैं। दूसरा भेद है तत्पुरुष समास। ये थोड़ा सा बड़ा है, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, इंपॉर्टेंट भी है। तत्पुरुष समास में जैसे हमने बताया है, इसमें दूसरा पद प्रधान होता है, मतलब उत्तर पद प्रधान होता है। पहला प्रश्न तो ये बन गया है। ठीक है, तत्पुरुष समास को सबसे पहले हम कारक के अनुसार तोड़ते हैं, कारक की विभक्तियों के अनुसार तोड़ते हैं। और बचपन में आपने कारक बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। कारक के कुल कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। इतनी बात तो आप लोगों को मालूम है, और मालूम नहीं है तो सुन लीजिए और देख लीजिए। अभी आपके सामने आपके आ गया है। कारक के 8 भेद होते हैं और कारक के 8 भेदों की विभक्ति होती है। जैसे कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए को, अपादान से अलग होना, संबंध का, की, के, रारी रे, संबोधन हे, अरे, ऐसे करके 8 हैं और 8 की विभक्ति लिखी है। पर अगर हम तत्पुरुष समास में कारक की विभक्तियों के अनुसार इनको तोड़ेंगे
तो कारक के विभक्तियों के अनुसार हम कुल 6 भागों में तोड़ सकते हैं। मतलब पहला और आखिरी भेद हट जाता है। कौन कौन सा? पहला भेद कौन सा होगा? कर्ता, और लास्ट वाला भेद कौन सा होगा? संबोधन। मतलब पहला और आखिरी भेद हटकर कुल कितने भेद हो जाएंगे? 6 उपभेद हो जाएंगे। कारक की विभक्ति के अनुसार 6 उपभेद हो जाएंगे। पहला भेद जो हो जाएगा किस रूप में हो जाएगा? कर्म तत्पुरुष समास। और बच्चों कर्म तत्पुरुष समास में कर्म की विभक्ति क्या होती है? कर्ता ने कर्म को। जिस समास का विग्रह करने में को विभक्ति का लोप हो जाता है, जब उसको को विभक्ति का लोप हो जाएगा, को विभक्ति गायब हो जाएगी, तब वहां पर कौन सा समास होगा बच्चों? तो बच्चों वहां पर कौन सा समास होगा? कर्म तत्पुरुष समास। उदाहरण आपके सामने है, एक एक करके समझते जाइएगा। पहला उदाहरण जैसे दिया है, सुख प्राप्त। इसका समास विग्रह करिए। सुख प्राप्त, सुख को प्राप्त। को विभक्ति चली गई है, इसलिए कौन सा समास होगा? क्लियर हो जाएगा। जब को विभक्ति का लोप हो रहा है, को विभक्ति गायब हो रही है, तो कौन समास है? कर्म तत्पुरुष समास। अगला शब्द सुनिएगा, सूर्य प्राप्त, सॉरी प्राप्त। अगला भेद देखिएगा, स्वर्ग प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त मतलब इसको तोड़ेंगे तो विग्रह करेंगे तो स्वर्ग को प्राप्त, को विभक्ति गई। अगली देखिएगा, माखन चोर, माखन को चुराने वाला। गृहागत, गृह को आगत। मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाला। गगन चुंबी, गगन को चूमने वाला। ये सब इन शब्दों में हम ये देख रहे हैं कि को विभक्ति का लोप हो रहा है बच्चों। और को विभक्ति आप लोग जान चुके हैं किसकी होती है, किस कारक की होती है? कर्म की होती है। तो इसलिए कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है। अगला है आपका करण तत्पुरुष समास। और बच्चों करण की विभक्ति क्या होती है? से होती है। कर्ता ने कर्म को करण से। तो बच्चों जिस समास में से विभक्ति का लोप हो जाएगा वो हो जाएगा करण तत्पुरुष समास। जैसे शब्द देखिएगा, जैसे लिखा है से विभक्ति का लोप होगा। शब्द देखिएगा, इसमें जो भी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो आपके सामने हैं। पहला है युद्ध पीड़ित, युद्ध से पीड़ित। ठीक है। हस्तदान, हस्त से दान। गुण युक्त, गुण से युक्त। मन माना, मन से करने वाला। ठीक। और जैसे मुंह मांगा, मुंह से मांगा गया। मदांध, मद से अंधा। भयभीत, भय से भीत, भीत मतलब डरा हुआ। बंधन युक्त, बंधन से युक्त। मतलब इन शब्दों में आपने ये देखा कि से विभक्ति का लोप हो रहा है। से विभक्ति बच्चों किसकी होती है? करण की होती है। इसलिए कौन सा समास होगा? करण तत्पुरुष समास होगा। तीसरा भेद देखेंगे होगा आपका, तीसरा भेद होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। और संप्रदान की विभक्ति क्या होती है? के लिए होती है। जिन शब्दों में विग्रह करने पर के लिए विभक्ति का लोप होगा वो आपका क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष समास। शब्द देखिएगा, जैसे होगा आपका हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। देश हित, देश के लिए हित। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि। शिक्षालय, शिक्षा के लिए आलय। और राष्ट्र भक्ति, राष्ट्र के लिए भक्ति। बड़ा इजी है, बस आपको समझ के तोड़ना है, विग्रह करना है। जिन शब्दों को तोड़ने में कारक की विभक्ति का लोप हो जाता है उनमें तत्पुरुष समास होता है। जौन सी विभक्ति का लोप होगा वही आपका तत्पुरुष समास का भेद होगा। इसमें आपने के लिए विभक्ति का लोप किया, इसलिए समास कौन सा हो गया? किसकी विभक्ति होती के लिए? संप्रदान हो गया। अगला देखिएगा अपादान। अच्छा बच्चों, अपादान में भी से विभक्ति होती है, पर यह से जो होती है किस भाव से होती है? अलग होने। जैसे नेत्र से आंसू गिरे, वृक्ष से पत्ता गिरा। कोई चीज किसी चीज से अलग हो रहा है, अलग होने के भाव में बच्चों आपका अपादान कारक होगा। उसी प्रकार शब्द देखिए, जैसे लिखा है बंधन मुक्त, बंधन से अलग हो गया, बंधन से मुक्त। से आया है पर अलग होने के भाव से आ रहे हैं तो अपादान तत्पुरुष समास हो गया है। जन्मांध, जन्म से अंधा हो गया। ठीक। और जैसे अगर देखा जाए अपादान तत्पुरुष समास में भेद हो सकते हैं। चिंता मुक्त, अलग हो रहा है, चिंता से मुक्त। नेत्रहीन, नेत्र से हीन। बलहीन, बल से हीन। इन सब समास में से विभक्ति का लोप भी हो रहा है और कोई चीज किसी चीज से अलग हो रही
होती है, इसलिए कौन सा समास? अपादान तत्पुरुष समास। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। विभक्ति बच्चों क्या होती है? का, की, के। जिन समास विग्रह करने पर का, की, के विभक्ति का लोप हो जाएगा संबंध तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, राजभवन, राजा का भवन, चंद्रोदय, चंद्र का उदय, सभापति, सभा का पति। इनमें का, की, के विभक्ति का बच्चों लोप हो रहा है। का, की, के विभक्ति बच्चों किसकी होती है? संबंध की होती है। विभक्ति का लोप हो रहा है तो कौन सा समास? संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास बच्चों अच्छे से क्लियर हो गया है। और लास्ट जो है वो है अधिकरण तत्पुरुष समास। और बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास, अधिकरण की जो विभक्ति होती है में होती है और पर होती है। मतलब जिस समास का विग्रह करने पर में और पर विभक्ति का लोप होगा वो बच्चों अधिकरण तत्पुरुष समास कहलाएगा। जैसे पुरुष सिंह, पुरुषों में सिंह, आप बीती, आप पर बीती, कवि श्रेष्ठ, कवियों में श्रेष्ठ, और सर्वोत्तम, सभी में उत्तम, और नरोत्तम, नरों में उत्तम, ग्रामवास, ग्राम में वास। जिस समास में और पर विभक्ति का लोप हो रहा है तो बच्चों वहां पर अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। तो बच्चों आप लोगों ने ये देखा जो 6 हैं, ये 6 उपभेद तत्पुरुष समास के आए हैं। ये कहां से आए हैं? कारक के विभक्तियों के अनुसार आए हैं। इतनी बात ओके है। जो आपको स्क्रीनशॉट लेने वाला हो या लिखने वाला हो तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, देख लीजिएगा। अब जैसे हमने बताया था तत्पुरुष समास के 2 मेन उपभेद होते हैं। पहला होता है कर्मधारय समास और दूसरा होता है द्विगु समास। तो बच्चों अगली हेडिंग डालिएगा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अच्छा, तत्पुरुष समास के कोई भी भेद होगा उसमें कौन से पद का प्रधानता होगी? दूसरे पद की प्रधानता होगी। चलो बच्चों अगली हेडिंग है कर्मधारय समास। बच्चों कर्मधारय समास में जो ये होता है इसमें विशेषण और विशेष्य का रिश्ता होता है, उपमान या उपमेय का रिश्ता होता है। विशेषण क्या होता है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और विशेष बच्चों क्या होता है? जिन संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उनको विशेष कहते हैं। जैसे राम बहुत सुंदर है, राम बहुत सुंदर है, तो राम की विशेषता क्या है? सुंदर है। तो सुंदर बच्चों क्या हो गई? विशेषण हो गया। और किसकी सुंदरता बताई जा रही है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? राम की बताई जा रही है। तो बच्चों राम क्या हो जाएगा? विशेष हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? जिसकी विशेषता बताई जाती है वो होता है विशेष, और जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है वो होते हैं विशेषण। तो जो 2 शब्दों में विशेषण विशेष का संबंध दिखाई देगा वो हमेशा क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। आइए अगर उदाहरण पे देखेंगे तो पहला उदाहरण है नील कमल। कमल की विशेषता बताई जा रही है और कैसे? नीला। मतलब पहला जो पद होगा वो होगा विशेषता बता, मतलब विशेषण, और दूसरा होगा विशेष। विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष, मतलब पहला हमेशा संज्ञा या सर्वनाम होगा। ठीक है, सॉरी, जो पहला होगा वो विशेषण होगा, मतलब विशेषता बताई जाएगी, और दूसरा उसकी विशेषता बताई जाएगी, दूसरा शब्द विशेष होगा। ठीक है, जैसे नील कमल, नीला है जो कमल, महात्मा, महान है जो आत्मा, पीतांबर, पीला है जो अंबर। अगला है मृग नयन, मृग के समान नयन। और सुनिए परमानंद, परम है जो आनंद। और सुनिए महाकवि, महान है जो कवि। पहला शब्द आपकी विशेषता बता रहा है, दूसरा शब्द उसकी विशेषता बता रहा है। विशेषण विशेष का रिश्ता जहां दिखने लगेगा वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों? कर्मधारय समास कहलाएगा। 2 शब्द आपको नोट करने की इच्छा हो, एक एक शब्द नोट करते चले जाइएगा। ठीक है, अगला भेद पे बढ़ते हैं। अगले भेद जो आता है आपका कौन सा आता है? द्विगु समास आता है। द्विगु समास नोट कर लीजिएगा। चलिए बच्चों, अगला भेद जो है द्विगु समास होता है। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान होता है? तत्पुरुष समास का ही भेद है तो दूसरा पद प्रधान होता है। अच्छा, द्विगु समास में जो पहचानने का तरीका होता है इसमें संख्या आती है, संख्यावाचक शब्द आता है। जैसे उदाहरण देखिएगा, त्रिकोण, तीर कोणों वाला, अठन्नी, 8 आनों का समाहार, नवग्रह, नवग्रहों का समाहार, पंचवटी,
5 वटों का समाहार, चतुर्वेद 4 वेदों का समाहार। अच्छा, जिस शब्द में आपको संख्यावाचक शब्द दिखाई दे जाए वो सबसे इजी है, कौन सा कहलाएगा समास? द्विगु समास कहलाएगा। इतनी बात ओके हो गई। अब जाके आपका तत्पुरुष समास खत्म हुआ है। 5वां भेद लिखिएगा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में जैसे हमने बताया इसमें दोनों पदों की प्रधानता होती है, मतलब दोनों पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान होते हैं, ठीक है। और द्वंद्व समास में बीच में 2 पदों के बीच में अक्सर आप लोग समासिक शब्द मतलब छोटा डैश देखते हैं, यह भी पहचानने का तरीका है। द्वंद्व समास के प्रायः 3 उपभेद होते हैं, 3 भेद और होते हैं। कौन कौन से होते हैं नोट करते जाइएगा। पहला होता है इतरेतर द्वंद्व, दूसरा होता है वैकल्पिक द्वंद्व और तीसरा होता है समाहार द्वंद्व। इतरेतर द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व और समाहार द्वंद्व, ठीक है। पहली हेडिंग डालिएगा और देखिएगा इतरेतर द्वंद्व क्या होता है। इतरेतर द्वंद्व में 2 पदों में और का लोप होता है। जैसे शब्द देखिएगा भाई बहन, शब्द लिख के आया भाई डैश बहन, जब इनको तोड़ोगे समास विग्रह करोगे तो क्या होगा? भाई और बहन, ठीक है। माता पिता, माता डैश पिता, माता और पिता। आचार व्यवहार, राम सीता, राधा कृष्ण, ये शब्द आपके कैसे आ रहे हैं? इनका जब आप विग्रह करोगे तो किस शब्द का लोप होगा? और शब्द का लोप होगा। और शब्द का लोप होगा तो कौन सा समास होगा? इतरेतर द्वंद्व होगा। अगला है आपका वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक से क्लियर हो रहा है या और अथवा, ऑप्शनल, ठीक है। जिन द्वंद्व समास का विग्रह करने पे अथवा और या का लोप हो जाता है तो वो कौन सा होता है? वैकल्पिक द्वंद्व होता है। जैसे थोड़ा बहुत, जस्ट अपोजिट, थोड़ा या बहुत। सुख दुख, सुख या दुख। भले बुरे, भले या बुरे। पाप पुण्य, जस्ट अपोजिट, पाप या पुण्य। आय व्यय, आय या व्यय। जीवन मरण, जीवन या मरण, जस्ट अपोजिट शब्द जब साथ साथ आ जाएंगे बीच में समासिक चिन्ह आ जाएगा तो उसको जब को तोड़ोगे तो या का लोप होगा, तो ऐसे को समास को क्या कहेंगे हम लोग? वैकल्पिक द्वंद्व समास कहेंगे। और तीसरा है आपका समाहार द्वंद्व। अच्छा बच्चों, समाहार द्वंद्व में ये होता है जैसे रोटी दाल, तो रोटी दाल को तोड़ेंगे तो रोटी, जैसे हम लोग कहते नहीं है इतना कमाओ कि दाल रोटी चलती रहे। दाल रोटी का मतलब होता है, इसका मतलब होता है भोजन के सभी प्रमुख पदार्थों का अर्थ क्लियर कर रहा है, मतलब खाने पीने का अर्थ क्लियर हो रहा है। शब्द के यूज से हम किसी का और अर्थ क्लियर करें और मीनिंग का क्लियर हो जाए तो वहां पर कौन सा समास होगा? समाहार द्वंद्व समास होगा, ठीक है। देखिएगा जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसे का अर्थ क्या होगा? रुपया और पैसा संपत्ति के अर्थ में आ रहा है। अगला है गाय भैंस, गाय भैंस वगैरह मतलब उसके आगे मवेशी के अर्थ में आ रहा है। घर द्वार, घर द्वार का अर्थ है परिवार के अर्थ में आ रहा है। नाक कान, नाक कान का अर्थ है अंग के अर्थ में आ रहा है। मोटा ताजा, मोटा ताजा का अर्थ क्या होता है? बड़ा मोटा ताजा है, मतलब हष्ट पुष्ट के अर्थ में आ रहा है। और अन्न जल, संपूर्ण भोजन के अर्थ में आ रहा है। कपड़ा लत्ता, कपड़े लत्ते का अर्थ क्या आ रहा है? वस्त्र के अर्थ में आ रहा है। यह आपका कौन सा समास हो गया है बच्चों? समाहार द्वंद्व समास हो गया है। और बच्चों लास्ट पे बढ़ते हैं बहुव्रीहि समास। चलिए भाई, बहुव्रीहि समास, जैसे हमने बताया बहुव्रीहि समास में कोई भी पद की प्रधानता नहीं होती है। किसी भी पद की प्रधानता ना हो वो बच्चा कौन सा कहलाता है? बहुव्रीहि समास कहलाता है। आपने शब्दों में पढ़ा होगा जैसे शब्द की मीनिंग होती है योग रूढ़ शब्द, वैसे ही बहुव्रीहि की सेम मीनिंग होती है। योग रूढ़ शब्द और बहुव्रीहि समास एक ही चीज है। आप उदाहरण देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया दशानन, दशानन को अगर तोड़ेंगे दश हैं आनन जिसके, पर अगर मीनिंग देखा जाए एक तीसरे अर्थ की ओर इंगित हो रहा है। दस हैं आनन जिसके अर्थात कौन? रावण। बात समझ में आ रही है? अगला शब्द देखिएगा जैसे जलज। अच्छा, जलज का मतलब क्या होता है? जल से उत्पन्न हुआ। तो जल से उत्पन्न हुआ का अर्थ एक ही क्लियर हो रहा है, स्पष्ट अर्थ आ रहा है। जल से उत्पन्न हुआ अर्थात क्या? जलज की कमल, ठीक है। अगला शब्द देखिएगा जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात कौन? गणेश जी। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला अर्थात कौन? विष्णु। त्रिनेत्र, अच्छा बच्चा कहोगे सर जी इसमें तो संख्यावाचक शब्द आ रहा है, त्रि आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, पर यही तो आपके वैसे शब्द है जो आपको कंफ्यूजन पैदा करते हैं।
त्रिनेत्र शब्द आ गया, तीन है नेत्र, पर तीन है नेत्र जिसके अर्थात एक तीसरे की मीनिंग को इंगित कर रहा है। दोनों पद प्रधान नहीं है, पर प्रधानता कहीं और जा रही है। त्रिनेत्र अर्थात कौन? अर्थात कौन? महादेव, शंकर भगवान। त्रिनेत्र का अर्थ मतलब दोनों पद प्रधान ना होकर एक तीसरे पद की प्रधानता दिखाई जाए, वो होगा आपका बहुव्रीहि समास। ऐसे ही कई इंपॉर्टेंट शब्द हैं, इसको देखिएगा। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला कौन? हर कोई मुरली नहीं धारण करता है, कौन होगा मुरलीधर? हमारे श्री कृष्ण। ठीक है, अगला शब्द देखिएगा, जैसे एकदंत, जिनके एक दंत अर्थात कौन? श्री गणेश जी। गजानन अर्थात कौन? श्री गणेश। मतलब दो शब्द की प्रधानता ना होकर एक तीसरे शब्द की प्रधानता हो जाती है, तो बच्चों वो लोग क्या कहलाते हैं? बहुव्रीहि समास कहलाते हैं। ये आपके टोटल 6 भेद थे। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन समास से बनने योग्य थे, हमने इस क्लास में एक एक शब्द आपको पढ़ा दिया है और स्क्रीनशॉट भी आपने ले लिया है, और उम्मीद करते हैं आपने उसको अच्छे से लिखा होगा। अच्छे से लिखा है तो इतनी गारंटी है कि एग्जाम में अगर समास से कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो इस वीडियो से बाहर नहीं जाएगा। इतनी सी आपको विश्वास रखना पड़ेगा हमारी बात पे। और बच्चों इतना सा जरूर काम करिएगा, अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो और अगर हमारी मेहनत आपको समझ में आ रही हो, तो इतनी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक जरूरतमंद लोगों के पास, छात्रों के पास पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि उनको भी हमारी मैटर समझ में आए, हमारा मैटर उन तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए आज के लिए धन्यवाद। अगली क्लास में मिलते हैं। बस आपके ऐसे ही सहयोग की आवश्यकता है बच्चों। जय हिंद दोस्तों।